Hello students, now in today's UEE lecture in unit 2 electrical heating and welding we are going to study about the dielectric heating. So dielectric heating के बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो जो इंडक्शन हीटिंग रहता है उसका मोस्टली यूज़ मेटल्स को हीट करने के लिए किया जाता है, जबकि जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है उसका यूज़ इंसुलेटिंग मटेरियल है जैसे कि वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, कांच है, सिरामिक है। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है उसको हीट करने के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ किया जाता है और इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई का यूज़ किया जाता है। सो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्यों यूज़ किया जाता है? सो टू हीट insulating material like wood, rubber, plastic, glass, ceramic, etc. और इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई का यूज़ किया जाता है। नाउ दे वर्किंग प्रिंसिपल। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। ये जो है वो डाइलेक्ट्रिक है, जॉब है जिसको हीट करना है। इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई दिया जाता है। तो ये जो है वो बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब अगर इसकी हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए एक रजिस्टर है, यहाँ से आईसी करंट फ्लो होगा। और अगर हम इसका वेक्टर डायग्राम दिखाते हैं जहाँ पे डेल्टा है वो लॉस एंगल है। ओके, अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल देखने जाएं तो यहाँ पे डायग्राम में बेसिक कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उसको इंसुलेटिंग मटेरियल की हेल्प से सेपरेट किया गया है। अगर अब ये दोनों प्लेट है, अगर उसको
हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई दिया जाता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा और इसकी वजह से ये जो पूरा जॉब है वो कैपेसिटर की तरह काम करता है। यहाँ पे ये जो है वो प्योर कैपेसिटर की तरह काम नहीं करेंगे और इसकी वजह से ज़्यादा पावर लॉसेस रहते हैं और इसकी वजह से लॉसेस की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो जॉब है, जो मटेरियल है जिसको गर्म करना है वो गर्म होता है। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। अगर हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की एप्लीकेशन देखने जाए तो जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग है, फाउंड्री प्रोसेसिंग है, मेडिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सब में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक स्यूइंग मशीन है, रबर इंडस्ट्री है, क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए टोबैको प्रोसेसिंग है, टी प्रोसेसिंग है, इन सब में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ किया जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होता है? तो वेल्डिंग में क्या किया जाता है कि दो पीस रहते हैं मेटल के, दोनों सेम मेटल होंगे, उसको हीटिंग देके उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाता है और इस तरह से उन दोनों के बीच में जो गैप आती है उसको फिल किया जाता है और इस तरह से उसको जॉइंट किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको वेल्डिंग कहा जाता है। सो वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ jointing two pieces of same metal by heating to a melting point by filling of gap inside the joint by filler metal with or without applying external प्रेशर, यानी कि बाहर से कोई भी प्रेशर देने की ज़रूरत रहती नहीं है।
नाउ यहाँ पे वेल्डिंग में हीट जो प्रोड्यूस होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट देयर आर टाइप्स ऑफ द वेल्डिंग। सो डिपेंडिंग अपॉन method of applying heat there are types of the welding, यानी कि थर्मल वेल्डिंग, सेकंड वन है गैस वेल्डिंग, थर्ड वन है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, एंड फोर्थ वन है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जिसमें आर्क वेल्डिंग एंड बीम वेल्डिंग को भी इंक्लूड किया जाता है। तो जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है और जो बीम वेल्डिंग है वो तीनों इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के टाइप्स हैं। सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसका अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। यानी कि जब भी हाई इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो जॉइंट के पास में हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है जॉइंट का वो ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है जॉइंट के आगे। कब तक? तो जब तक वो मैट होना शुरू नहीं करते तब तक, और उस टाइम में प्रेशर दिया जाता है और उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है। तो इसकी वजह से जॉइंट क्रिएट होता है। यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो H = I²RT के जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, जहाँ पे I है करंट है जिसको हम एम्पियर में लेंगे, R जो है वो है जॉइंट का रेजिस्टेंस है और जिसको ओम में रखा जाता है, एंड T जो है वो कितने टाइम तक करंट को पास करवाया जाता है उसकी वैल्यू है। तो जो टोटल हीट प्रोड्यूस होगी वो H = I²RT के जितनी हीट प्रोड्यूस होती है। नाउ टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो अगर टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट है बट वेल्डिंग, सेकंड वन है स्पॉट वेल्डिंग एंड थर्ड वन है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो उसमें जो बट वेल्डिंग है
उसमें अब शायद बट वेल्डिंग एंड फ्लैश बट वेल्डिंग आएगा। अगर जो बुट वेल्डिंग की हम बात करते हैं तो अगर उसकी एप्लीकेशन है तो मोस्टली जो स्ट्रिप्स रोड्स है, पाइप्स है, नॉन फेरस मेटल वायर है, इन सबको वेल्ड करने के लिए बुट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी कॉपर एल्यूमिनियम वाइंडिंग के जो वायर रहते हैं उसको भी वेल्ड करने के लिए बुट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। नाउ स्पॉट वेल्डिंग, तो स्पॉट वेल्डिंग है उसका यूज़ अगर हम देखने जाएँ तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, यानी कि कार को वेल्डिंग करनी है, बस शीट मेटल बॉडी वर्क्स है, तो ये सब करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो एयर और वाटरप्रूफ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है शिप का, वहाँ पे भी स्पॉट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या आएगा कि जो मिल्क है, ऑयल कंटेनर है, उसकी जो शीट रहती है उसको मेटल वेल्डिंग करने के लिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। अगर डिफरेंट थिकनेस के दो शीट्स रहते हैं उसके बीच में भी स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स बनाने के लिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। स्टैम्प्ड मेटल पार्ट्स रहता है उसका वेल्डिंग करने के लिए भी प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सीम वेल्डिंग एंड परक्यूशन वेल्डिंग है, वो उसके दूसरे टाइप्स है। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग जो है उसमें उसके डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट वन है मेटल आर्क वेल्डिंग, दूसरा है कार्बन आर्क वेल्डिंग, थर्ड वन है एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, फोर्थ वन है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, एंड फिफ्थ वन है इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसमें इनर्ट गैस की तरह हीलियम या तो आर्गन गैस का यूज़ किया जाता है, यानी कि हीलियम और आर्गन गैस is used for the welding. अब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो है उसके लिए डीसी वेल्डिंग इक्विपमेंट्स का भी यूज़ किया जाता है और एसी वेल्डिंग इक्विपमेंट्स का भी यूज़ किया जाता है।
तो अब हम दोनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं कि वो विच आर द डिफरेंस बिटवीन AC वेल्डिंग एंड DC वेल्डिंग। अगर सबसे पहले देख ले जाए तो सिर्फ वेल्डिंग, जो AC वेल्डिंग है उसमें सिर्फ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का ही यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से वो सस्ता है। जबकि DC वेल्डिंग है उसमें मोटर जनरेटर सेट या तो फिर ऑयल इंजन जनरेटर सेट का यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से वो कॉस्टली रहता है। अगर फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे तो ओनली वेल्डिंग transformer is required and because of that it is cheaper। ओके, जबकि DC सप्लाई में मोटर जनरेटर सेट और ऑयल इंजन जनरेटर सेट की ज़रूरत रहती है और इसकी वजह से वो कॉस्टली रहता है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 80 to 85%, यानी कि जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 80 to 85% की है। जबकि जो मोटर जनरेटर सेट है उसकी एफिशिएंसी 60 से लेके 65% की है। अब AC वेल्डिंग में अगर हम देखने जाएं तो एक साइकिल में 2 बार ज़ीरो करंट मिलता है और इसकी वजह से टेम्परेचर है वो अनइवन रहता है। जबकि DC वेल्डिंग में क्या होगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि ज़ीरो करंट ट्वाइस इन complete cycle creates uneven temperature। जबकि AC वेल्डिंग में जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो कम रहेगी। जबकि DC वेल्डिंग में ज़्यादा रहेगी। AC वेल्डिंग will cover less space, जबकि DC वेल्डिंग more space as
compared to AC system. Now next one is the जो इंटरमिटेंट करंट है उसका यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से एनर्जी कंजप्शन है वो रिड्यूस होता है, जबकि डीसी वेल्डिंग में जो डीसी जनरेटर सेट है उसका कंटिन्यूस यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से वो कॉस्टली है. सो इन सिक्स्थ, यूज़ ऑफ intermittent current reduces power consumption. जबकि डीसी वेल्डिंग में क्या होगा, डीसी जनरेटर सेट का कंटिन्यूअस यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से कॉस्ट है वो बढ़ जाती है. एसी वेल्डिंग में कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, जबकि डीसी वेल्डिंग में कोटेड एंड अनकोटेड दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जा सकते हैं. एसी वेल्डिंग है वो बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि स्पीडी वेल्डिंग वर्क, जबकि डीसी वेल्डिंग है उसमें जो वर्किंग स्पीड है वो नॉर्मल रहेगी. So this is the difference between AC welding and DC welding. Now next one is the qualities of a good weld, यानी कि जो वेल्डिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो जो भी वेल्ड यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स जो होती है वो होनी चाहिए नहीं. अगर उसमें हम देखने जाए तो एक पुअर फ्यूज़न, सेकंड वन है पोरोसिटी, थर्ड वन है क्रैक्स एंड फोर्थ वन है अदर डिफेक्ट्स, यानी कि इरेगुलर विड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, जो डायमेंशंस होते हैं उससे डेविएशन हो सकती है, उन सबको हम अदर डिफेक्ट्स में लिख सकते हैं. अब पुअर फ्यूज़न, सो पुअर फ्यूज़न क्या होगा कि जो दो मेटल, वेल्डिंग क्या होता है कि दो मेटल्स को हम जॉइन करते हैं, ओके. तो उसमें जो दो मेटल रहते हैं उसमें एक है पेरेंट मेटल, दूसरा होगा डिपोजिटेड मेटल. तो ये दोनों जो मेटल है उन दोनों के बीच में प्रॉपर फ्यूज़न होना चाहिए. अगर प्रॉपर फ्यूज़न नहीं होगा तो इसकी वजह से वेल्डिंग जो होगा वो वीक हो जाएगा और इसकी वजह से जो वेल्डिंग स्ट्रक्चर है पूरा वो अनरिलायबल हो जाएगा. सेकंड वन है पोरोसिटी. पोरोसिटी क्या होगा कि जब भी
वेल्डिंग किया जाता है तो जो मेटल है जो मेल्ट होता है, ओके, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, कूल होने देते हैं। तो अगर वो सॉलिड स्टेट में आए, उसके लिए अगर सफिशिएंट टाइप नहीं दिया जाता, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो गैस है, जो मेटल मेल्ट हो चुका है उसके अंदर रह गया है, वो गैस पॉकेट्स बनाते हैं और इसकी वजह से जो वेल्ड है वो पोरस हो जाएगा और इसकी वजह से जो वेल्ड है वो लीकी रहेगा। तो इस टाइप की पोरोसिटी है वो क्रिएट होनी चाहिए नहीं। थर्ड वन है क्रैक्स। क्रैक्स क्यों होती है कि अगर हीटिंग है और जो कूलिंग है वो अगर नॉन यूनिफॉर्म रहती है तो उसकी वजह से वेल्ड में क्रैक्स होने के चांसेस है। इसके अलावा अगर सल्फ़र या तो फॉस्फोरस है वो अगर वेल्ड मेटल में ज़्यादा होते हैं तो भी क्रैक्स होने के चांसेस रहते हैं। क्रैक्स है या तो वह लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होते हैं या तो ट्रांसफर डायरेक्शन में होते हैं। कुछ बार जो क्रैक्स होते हैं वो विजिबल रहते हैं, जबकि कोई बार बहुत छोटे होते हैं कि जिसको हम देख भी नहीं सकते। ये जो क्रैक्स होते हैं वो बाद में बड़े क्रैक्स होके जो स्ट्रक्चर है वो टूट भी सकता है। एंड लास्ट वन है अदर डिफेक्ट्स। सो अदर डिफेक्ट्स में एक तो जो बीड्स है उसकी अगर इरेगुलर विड्थ होती है, इरेगुलर हाइट होती है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड सेकंड वन है कि उसके जो प्रिस्क्राइब डायमेंशंस दिए होते हैं उससे अगर डायमेंशंस डेविएट होते हैं तो वो भी एक प्रॉपर वेल्ड कहा जाता नहीं है। नेक्स्ट वन है रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले देखने जाएं जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसमें जो वेल्ड होता है उसकी कॉन्टैक्ट सरफेस और इलेक्ट्रोड और उसमें से जो करंट फ्लो होता है, इन तीनों के रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। जबकि आर्क वेल्डिंग में जो कॉन्टैक्ट सरफेस रहता है वेल्ड का वो और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। सो फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस बिटवीन contact surface of weld and electrode and current flowing through it। जबकि आर्क वेल्डिंग में हीट क्यों प्रोड्यूस होगी? हीट produced due to arc produced between contact surface
ऑफ वेल्ड एंड इलेक्ट्रोड। दूसरा जो डिफरेंस है, तो जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर ज़रूरी होता है, जबकि आर्क वेल्डिंग में एक्सटर्नल प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर नेसेसरी, जबकि एक्सटर्नल प्रेशर नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कि नॉर्मली एसी सप्लाई का रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है, जबकि आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों सप्लाई का यूज़ किया जाता है। यानी कि नॉर्मली एसी सप्लाई इज़ यूज्ड, जबकि यहाँ पे एसी एंड डीसी both supply can be used. फोर्थ वन है गुड एंड लो टेम्परेचर कंट्रोल, और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई ख़राब असर रहते नहीं है। यानी कि लो टेम्परेचर डोंट अफेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट है वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट वन है लो वोल्टेज सफिशिएंट रहता है, जबकि यहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए होता है, और ये जो हाई वोल्टेज रहेगा वो आर्क को स्ट्राइक करने में इम्पोर्टेंट रहता है, और लो वोल्टेज को आर्क को मेंटेन करने में ज़रूरी रहता है। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग रहता है उसके अंदर कोई भी फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नो नीड ऑफ फिलर मेटल, जबकि इन आर्क वेल्डिंग फिलर मेटल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन है मास प्रोडक्शन करना हो तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर मास प्रोडक्शन, जबकि जो आर्क वेल्डिंग है उसका मेंटेनेंस वर्क में यूज़ किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस वर्क। रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो प्लास्टिक वेल्डिंग है, जबकि आर्क वेल्डिंग है वो फ्यूज़न वेल्डिंग है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो लो पावर फैक्टर पे काम करता है, जबकि आर्क वेल्डिंग है वो कंपैरेटिवली हाई पावर फैक्टर पे काम करता है। एंड लास्ट वन है कि सेमी स्किल्ड वर्कर है वो भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जॉब कर सकते हैं, जबकि आर्क वेल्डिंग के लिए स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट रहते हैं, यानी कि सेमी स्किल्ड
workers can do, whereas in arc welding skilled worker is required.